लास्ट क्लास में डीबीपी नहीं मिला था, जबकि वो टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ, तो आज डीबीपी मिलेगा आज टॉपिक के बाद। ठीक है, तो अगर कुछ डाउट है लास्ट क्लास में तो पूछ सकते ओके हो। सर। और एक लास्ट गुड इवनिंग सर। जो लास्ट डीबीपी था उसमें भी अगर कोई डाउट होगा तो उसको भी पूछ सकते हो, है ना। नो सर। सर क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 इस डीबीपी में बेटा, लास्ट डीबीपी में ये वाला क्वेश्चन। सर। हेलो, ये क्वेश्चन यस बेटा, सर। द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन। तो रेट कांस्टेंट बेटा हमेशा टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, चाहे फर्स्ट ऑर्डर हो चाहे सेकंड ऑर्डर हो चाहे कोई भी ऑर्डर, है ना। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू ए ई रेज़ टू पावर माइनस ई ए बाई आर टी, है ना। आर्हेनियस इक्वेशन यहाँ टेम्परेचर तुम्हें दिख रहा है। तो कोई भी रिएक्शन हो जो रेट कांस्टेंट का टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। इनिशियल कंसंट्रेशन जो रेट कांस्टेंट है, इनिशियल कंसंट्रेशन डिपेंड नहीं करेगा, टाइम पर भी डिपेंड नहीं करता है बेटा, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन पर भी डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि कांस्टेंट है। कांस्टेंट जो रेट कांस्टेंट है ये इस अदर वेरिएबल्स पर डिपेंड नहीं कर रहा है, केवल और केवल टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। ठीक है सर। और कोई डाउट नहीं, ठीक है। तो आ जाते हैं यहाँ पर। तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था न्यूक्लियर केमिस्ट्री के बारे में, है ना। तो यहाँ पर बता दिया था मैंने रेडियो एक्टिविटी। ये रेडियो एक्टिविटी होता क्या है, अल्फा बीटा गामा रेडिएशन, उसका प्रॉपर्टी तुम लोगों ने पढ़ लिया होगा। टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी कि कौन कौन सा एमिशन होता है यहाँ पर ना। तो अल्फा एमिशन, बीटा एमिशन, पॉजिट्रॉन एमिशन, इलेक्ट्रॉन कैप्चर और गामा रेडिएशन, ठीक है। तो मैजिक नंबर मैंने बताया था, मैजिक नंबर क्या होता है, तो मैजिक नंबर तुमने पढ़ लिया होगा। उसके बाद मैंने बताया था एन बाई पी रेशियो, बहुत इंपॉर्टेंट है एन बाई पी रेशियो। एन बाई पी रेशियो में मैंने बताया था कि स्टेबिलिटी बेल्ट क्या होता है, ठीक है। अगर कोई आइसोटोप स्टेबिलिटी बेल्ट के ऊपर है तो वो स्टेबल आइसोटोप माना जाता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन या फिर कोई आइसोटोप इस स्टेबिलिटी बेल्ट के नीचे हो या ऊपर हो तो अनस्टेबल होगा। तो यहाँ देखो ये वाला है ना जो लिखा हुआ बीटा माइनस इमीटर, ठीक है। तो अगर यहाँ पर कोई आइसोटोप है तो बीटा माइनस इमिट करेगा, ठीक है, इसलिए इसको बीटा माइनस इमीटर बोला गया। तो होगा मैंने नीचे बताया था। और बीटा प्लस एमिशन, बीटा प्लस मतलब पॉजिट्रॉन, ठीक है। तो अगर कोई आइसोटोप नीचे हो तो उसको बीटा प्लस इमिटर बोलते हैं, क्योंकि वो पॉजिट्रॉन इमिट करेगा। अगर एन बाई पी रेशियो कम है तो बीटा प्लस इमिट होगा, है ना। तो यहाँ मैंने बताया था एन बाई पी रेशियो एबव द स्टेबिलिटी बेल्ट, अगर ऊपर हो, है ना, तो वहाँ पे क्या इमिट होगा, बीटा माइनस, यहाँ भी लिखा हुआ बीटा माइनस। अगेन और न्यूट्रॉन इमिशन, या तो बीटा माइनस इमिट होगा या फिर यहाँ से न्यूट्रॉन निकल जाएगा, ठीक है, दो केस होगा यहाँ पर। सेकेंड वाले में एन बाई पी रेशियो बिलो स्टेबिलिटी बेल्ट, अगर एन बाई पी रेशियो स्टेबिलिटी बेल्ट के नीचे है तो वहाँ पर पॉजिट्रॉन, यहाँ देखो लिखा हुआ पॉजिट्रॉन, है ना, बीटा प्लस पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन इमिट होगा या फिर के सेल कैप्चर होगा। तो के सेल कैप्चर के बारे में कल बताया था मैंने कि जो के सेल होता है, के एल एम एन सेल, है ना, तो के सेल का जो इलेक्ट्रॉन है उसको न्यूक्लियस कैप्चर कर लेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा, इसको से के सेल कैप्चर बोलेंगे। तो इससे एन बाई पी रेशियो क्या होगा, जो एन बाई पी रेशियो इंक्रीज जाएगा, ठीक है। कैसे इंक्रीज होगा, क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेगा, ठीक है, ये +1 ये -1, ठीक है। तो जब कैप्चर कर लेगा इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन तो क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा 0n1, ठीक है। मतलब न्यूक्लियस में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है, तो n+1 हो जाएगा। और जो प्रोटॉन का प्रोटॉन है तो कन्वर्ट हो रहा है न्यूट्रॉन में, अगर प्रोटॉन यहाँ से कम हो जाएगा तभी न्यूट्रॉन बनेगा, तो प्रोटॉन एक कम हो जाएगा, न्यूट्रॉन एक ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। जो एन बाई पी रेशियो है वो इंक्रीज हो जाएगा, इससे जो के सेल कैप्चर है उससे एन बाई पी रेशियो इंक्रीज होता है। तो अगर एन बाई पी रेशियो स्टेबिलिटी बेल्ट के नीचे हो, ठीक है, तो वहाँ पर के सेल कैप्चर होगा या तो पॉजिट्रॉन इमिशन होगा। तो यहाँ पर या तो बीटा प्लस इमिट होगा या फिर के कैप्चर होगा, ठीक है, के कैप्चर होगा। इस तरह से बीटा माइनस अगर स्टेबिलिटी बेल्ट के ऊपर हो तो यहाँ पर बीटा माइनस मतलब बीटा पार्टिकल इमिट होगा या फिर न्यूट्रॉन इमिट होगा, ठीक है, या फिर यहाँ से न्यूट्रॉन निकल जाएगा। तो बीटा इमिशन को देख लेते हैं। तो
तो बीटा माइनस कैसे निकलेगा उसको देख लेते हैं यहाँ पर, है ना। तो इस इक्वेशन को मैं हटा देता हूँ, रेंज का। चलो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर तुम्हारा आइसोटोप है, ठीक है, स्टेबिलिटी बिल्कुल है यहाँ पर है। इसका मतलब जो n/p रेशियो है, जो n/p है वो ज्यादा है, ठीक है। जब n/p वैल्यू ज्यादा होगा, इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब कि जो तुम्हारा न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल है, ठीक है। अनस्टेबल है तो n/p वैल्यू को डिक्रीज करना होगा। तो n/p वैल्यू डिक्रीज कैसे होगा, या तो तुम जो न्यूट्रॉन है न्यूट्रॉन को डिक्रीज कर दो, ठीक है, या फिर जो नीचे प्रोटॉन दिख रहा है, प्रोटॉन का वैल्यू इंक्रीज, जो प्रोटॉन बेटा प्रोटॉन को इंक्रीज कर दो, या तो तुम न्यूमरेटर को डिक्रीज कर दो या फिर डिनोमिनेटर को इंक्रीज कर दो। ये कैसे होता है बेटा, इस रेशियो को डिक्रीज करने के लिए अगर कोई रेशियो है, रेशियो को डिक्रीज करना है तो न्यूमरेटर का वैल्यू डिक्रीज कर दो या फिर डिनोमिनेटर का वैल्यू बढ़ा दो, ठीक है। तो वही यहाँ पर हुआ है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया तुमने, न्यूट्रॉन इमिशन, तुमने एक न्यूट्रॉन को निकाल दिया न्यूक्लियस से बाहर, 0n1 है उसको निकाल दिया। तो अगर न्यूट्रॉन इमिशन होगा तो न्यूट्रॉन एक कम हो जाएगा न्यूक्लियस में, तो n/p वैल्यू कम हो जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर न्यूट्रॉन का इमिशन होगा बेटा, न्यूट्रॉन इमिशन। तो न्यूट्रॉन इमिशन तो समझ में आ गया होगा, न्यूट्रॉन इमिशन, है ना। जैसे न्यूट्रॉन निकलेगा वैसे n/p रेशियो डिक्रीज जाएगा, स्टेबिलिटी वोल्टेज पर आ जाएगा। तो न्यूट्रॉन इमिशन पहला केस हो गया। दूसरा क्या हो सकता है बेटा, यहाँ पर दूसरा होता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन या फिर बीटा माइनस इमिशन। तो बीटा माइनस कैसे इमिट होगा, बोलो, बीटा माइनस कैसे निकलेगा बेटा। जो बीटा माइनस का क्या होता है कि एक प्रोटॉन, ठीक है, जो एक प्रोटॉन है ये एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो चार्ज है, चार्ज इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में बाहर निकल आएगा। ये जो चार्ज बाहर निकल रहा है इसको बोलते हैं बीटा पार्टिकल, ठीक है। ये क्या है तुम्हारा, बीटा पार्टिकल, ठीक है, बीटा पार्टिकल है। और जो बीटा पार्टिकल है जब ये न्यूक्लियस से बाहर निकलेगा इसे बोलते हैं बीटा एमिशन, ठीक है। जो बीटा पार्टिकल न्यूक्लियस से बाहर निकलेगा, तो देखो मैंने बीटा माइनस का इक्वेशन ऊपर भी लिखवाया है, ठीक है, बीटा इक्वेशन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर एक गड़बड़, न्यूट्रॉन यहाँ पर गड़बड़ मैंने कुछ लिख दिया है ना। ये देखो ये गड़बड़ हो गई, ये यहाँ पर बेटा न्यूट्रॉन रहेगा 0n1, है ना, और ये प्रोटॉन रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब सम करोगे, मैं इसको फिर से लिख रहा हूँ, इरेज कर दो इसको। सर एक बार दोबारा बता दो, जो पहले बताया मेरा नेट नहीं होता। तो यहाँ देखो बेटा, मैंने बताया था कि अगर n/p रेशियो ज्यादा है तो उसको डिक्रीज करने, अगर n/p रेशियो ज्यादा उसको डिक्रीज करने के लिए दो चीजें तुम कर सकते हो। पहला न्यूट्रॉन को डिक्रीज करो, जो न्यूट्रॉन यहाँ पे दिया गया है ना, न्यूट्रॉन को डिक्रीज कर दो, रेशियो डिक्रीज हो जाएगा। दूसरा जो प्रोटॉन डिनोमिनेटर में प्रोटॉन को इंक्रीज कर दो, ठीक है। जब प्रोटॉन को इंक्रीज करोगे तो भी n/p रेशियो डिक्रीज हो जाएगा। तो जब न्यूट्रॉन तुम्हें डिक्रीज किया बेटा उसको बोलते हैं न्यूट्रॉन इमिशन, ठीक है। जो न्यूट्रॉन को अगर तुम निकालोगे न्यूक्लियस से बाहर, है ना, तो न्यूट्रॉन इमिशन हो सकता है। दूसरा है बीटा पार्टिकल इमिशन। बीटा कैसे निकलेगा, बीटा पार्टिकल को निकालने के लिए जो एक न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में बीटा पार्टिकल यहाँ से इमिट होगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन है बीटा इमिशन का, कि एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया और बीटा पार्टिकल बाहर निकल आएगा न्यूक्लियस से, ठीक है। तो प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर रह गया, समझ में आ रहा बेटा। जब बीटा पार्टिकल इमिट होता है तो प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर बढ़ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, इसी इलेक्ट्रॉन को बीटा पार्टिकल बोलते हैं। और इस पूरे इक्वेशन को क्या बोलोगे, बीटा इमिशन इक्वेशन। तो यहाँ पर बीटा इमिशन हो रहा है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, बीटा इमिशन समझ में आ गया सबको। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो बीटा इमिशन में, नहीं डाउट है तो आगे बढ़े। आ गया सर। यस सर आ गया। आगे है थ्योरी ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। तो यहाँ पर अलग अलग साइंटिस्ट ने अपना थ्योरी दिया था। इस थ्योरी में क्या होता है, दो पार्टिकल इमिट होंगे, ठीक है, एक अल्फा इमिशन, दूसरा बीटा पार्टिकल इमिशन। बीटा कब निकलेगा तुम्हें मालूम है, तो लेकिन अब जो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन है ये उसके लिए एप्लीकेबल है अगर
अगर एटॉमिक नंबर 83 से ज्यादा है, इफ जेड इज ग्रेटर देन 83, तो जितने भी न्यूक्लियाई है सब रेडियो एक्टिव होंगे, है ना। तो अगर हैवियर न्यूक्लियाई है तो वहां पर अल्फा बीटा पार्टिकल इमिट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लेड के बाद जितने एलिमेंट है, लेड 82 होता है ना। लेड के बाद जो एलिमेंट है वो सब रेडियो एक्टिव है। लेड 3 के बाद जितने है ना वो सब रेडियो एक्टिव है, वहां से अल्फा बीटा पार्टिकल इमिट होगा, ठीक है। और जैसे अल्फा बीटा पार्टिकल लिमिट होगा, जेड का वैल्यू 83 से कम हो जाएगा। जब जेड का वैल्यू 83 से कम होगा तो स्टेबल हो जाएगा, जो न्यूक्लियाई है स्टेबल हो जाएगा। और दूसरा केस यहाँ पर है कि अगर n/p वैल्यू वैल्यू 1.5 से ज्यादा हो तो वो क्या होगा बेटा, अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल। तो वहां पर भी अल्फा और बीटा वैल्यू, अल्फा और बीटा पार्टिकल लिमिट होगा, ठीक है। तो इन दोनों ही केस में अल्फा बीटा पार्टिकल लिमिट होता है बेटा। दो टाइप का एमिशन है, अल्फा एमिशन, दूसरा है बीटा एमिशन, ठीक है। तो इसके बारे में लोग जानते ही अल्फा एमिशन क्या होगा, कैसे होगा। तो यहाँ देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, व्हेन एन अल्फा पार्टिकल 2He4, अल्फा पार्टिकल क्या होता है बेटा, हीलियम न्यूक्लियाई, ठीक है। When an alpha particle is emitted from the nucleus of an atom, the parent atom, the nucleus of the new element called daughter element, possesses atomic mass and atomic mass number less by 4 unit. The nuclear charge of atomic number less by 2 unit, because alpha particle has 4 unit mass and 2 unit charge. तो यहाँ पर एक इक्वेशन बना दिया गया, ये पेरेंट न्यूक्लियाई है, पेरेंट न्यूक्लियाई से एक अल्फा पार्टिकल इमिट हुआ, तो जो डॉटर न्यूक्लियाई है उसके मास नंबर, जो वेट है, वेट में 4 का डिक्रीमेंट होगा, और जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर 2 डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दो एग्जांपल दिया गया, एक रेडियम का दिया गया, दूसरा यूरेनियम, तीसरा पोलोनियम, 3 एग्जांपल दिया गया है, ठीक है। तो रेडियम से एक अल्फा पार्टिकल निकाला तो क्या बन गया, आर्यन, रेडॉन बन गया, ठीक है। 222, देखो यहाँ पर जो मास नंबर है उसमें 4 का डिक्रीज हुआ और एटॉमिक नंबर में 2 का। इस तरह से 3 एग्जांपल दिए गए। नेक्स्ट है यहाँ पर, नेक्स्ट इमिशन है बीटा इमिशन, ठीक है। तो जो बीटा इमिशन है, बीटा इमिशन में क्या होगा बेटा, बीटा इमिशन में जो मास है, मास में कोई चेंज नहीं होता। देखो, जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन बन गया, मतलब जितना मास है उतना ही रहेगा, बस एक इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है। जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन छूट जाएगा, इसका मतलब जो एटॉमिक नंबर है वो एक बढ़ जाएगा, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस escapes as a beta particle leaving proton in the nucleus। जो प्रोटॉन न्यूक्लियस में रह जाएगा, तो पेरेंट एलिमेंट W यहाँ पर है। जब यहाँ से बीटा निकालोगे तो वेट में क्या होगा, वेट में कोई चेंज नहीं होगा, तो W का W ही रहेगा, लेकिन एटॉमिक नंबर एक बढ़ जाएगा, जेड का W एक इंक्रीज हो जाएगा। दो एग्जांपल दिया गया, लेड का एक, थोरियम। तो लेड में से जब एक बीटा पार्टिकल निकलेगा तो बिस्मथ बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर थोरियम में से जब तूने एक बीटा पार्टिकल निकाला तो ये पैलेडियम बन गया, ठीक है। ये बन गया, पैलेडियम नहीं है। ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ, जो ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ है कुछ है नहीं, एक्चुअली जो तुमने ऊपर पढ़ा अल्फा बीटा बारे में वही यहाँ पर लिखा गया ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ में, है ना। तो ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ में क्या होगा कि बेटा, जैसे कोई एक एलिमेंट है, बोलो सर। ऊपर वाले लेड के एग्जांपल में उसका एटॉमिक नंबर 82 है। हाँ, तो सर वो मतलब एमिशन कैसे करेगा बीटा पार्टिकल? देखो क्या होता है यहाँ पर बीटा पार्टिकल वाले में, ध्यान से देखो, है ना। तो जब भी बीटा पार्टिकल निकलता है तो न्यूक्लियस से निकलेगा, ये तो हमारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में मान लेते हैं जेड प्रोटॉन था, ठीक है, और यहाँ पर एन न्यूट्रॉन था, जेड प्रोटॉन एन न्यूट्रॉन था। तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर क्या होगा, जेड होगा। समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। अगर जेड प्रोटॉन एन न्यूट्रॉन है तो एटॉमिक नंबर जेड होगा। तो अब क्या हो रहा है बेटा, जो एन न्यूट्रॉन था, एन न्यूट्रॉन में से एक न्यूट्रॉन, जो एक न्यूट्रॉन था वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, और बीटा पार्टिकल यहाँ से निकल गया, यहाँ से एक बीटा पार्टिकल निकल गया।
जब बीटा पार्टिकल बाहर निकले तो मास में कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि बीटा के ऊपर जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज मास होता है बेटा 0 होता है। लेकिन न्यूक्लियस में क्या बच गया? एक और प्रोटॉन आ गया। दिख रहा है बेटा, न्यूक्लियस में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, प्रोटॉन आ गया ना। यस सर। तो एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन आ जाता है न्यूक्लियस के यस अंदर। सर। तो जैसे एक प्रोटॉन आएगा तो जेड का वैल्यू क्या होगा? एक बढ़ जाएगा कि नहीं? जेड क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मतलब होता है बड़ा जेड में, न्यूट्रॉन्स का मतलब नहीं जेड के लिए। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। तो अब यहाँ देखो, लेड में से तुमने एक बीटा पार्टिकल निकाला तो एक प्रोटॉन तो बढ़ गया होगा। तो जो प्रोटॉन है विस्मत के यहाँ पर देखो, जो लेड के अंदर ही होगा ना, ठीक है। तो ये क्या होगा बेटा? ये विस्मत में कन्वर्ट होगा कि नहीं? जब तुमने जेड वैल्यू बढ़ा दिया तो 83 हो जाएगा। और 83 एटॉमिक नंबर किसका होता है बेटा? 83 होता है विस्मत का, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर लेड से विस्मत बन गया। इसी तरह से Yes, sir. यहाँ पर 90 था, 91 + 1 तो 91 हो जाएगा, है ना। ये पीए है, पीए का जेड वैल्यू 91 है, ठीक है बेटा। समझ में आया? यस Yes. सर। आ गया। ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ। ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ यहाँ देखेंगे। मान लो कोई एलिमेंट ए है, ठीक है। एलिमेंट ए, उसका जो पीरियोडिक पोजीशन तुम्हें मालूम है कि यहाँ पर इसका ग्रुप नंबर जो है, ग्रुप नंबर मान लेते इसका x है, ठीक है। समझ आ रहा है बेटा? पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट ए का ग्रुप नंबर x है। तो ए ने क्या किया? ए ने एक अल्फा पार्टिकल इमिट किया। जब ए एक अल्फा पार्टिकल इमिट करेगा, ए का जब एक अल्फा पार्टिकल निकालोगे बेटा, तो ए क्या बना देगा? जो मास नंबर उसमें कितना चेंज आएगा बेटा? -4 यूनिट का, है ना। जो मास वैल्यू है यहाँ पर, हाँ, -4 हो जाएगा। और जो जेड वैल्यू है एटॉमिक नंबर, उसमें कितना चेंज होगा बेटा? -2 का। यस सर। एटॉमिक नंबर -2 मतलब अब ये जो ए है वो ग्रुप में 2 प्लेस पीछे चला जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा? एटॉमिक Yes, नंबर अगर sir. 2 कम हो गया तो अपने ग्रुप में, है ना, इसको बोलते हैं ग्रुप डिस्प्लेसमेंट। तो जो एलिमेंट है यहाँ पर न होकर कहाँ पर आ जाएगा बेटा? यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर एलिमेंट ए एक बीटा पार्टिकल इमिट करेगा, उसका नया प्लेस कहाँ होगा बेटा? पीरियड टेबल में 1 प्लेस फर्दर हो जाएगा बेटा, आगे चला जाएगा, यहाँ 1 यूनिट हायर हो जाएगा, है ना। तो ये न्यू पोजीशन होगा। अगर बीटा पार्टिकल निकलेगा तो ये राइट हैंड साइड मूव करेगा। और अगर अल्फा पार्टिकल इमिट होगा तो एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड मूव करेगा 2 यूनिट, ठीक है। When an alpha particle is emitted, the daughter element has atomic number 2 unit less than the parent element. It is consequently displaced 2 places to the left in the periodic table. When a beta particle is emitted, the daughter element has an atomic number 1 unit higher than that of parent element. It is consequently displaced 1 place to the right in the periodic table, ठीक है। तो राइट हैंड साइड मूव करेगा 1 प्लेस बीटा पार्टिकल। ये लिखा गया ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ में। बहुत आसान है, कुछ है नहीं। लेकिन पहले से मालूम है बीटा करने पर क्या होगा? एटॉमिक नंबर 2 कम हो जाएगा और एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाएगा। अल्फा पर एटॉमिक नंबर 2 कम हो जाएगा, ठीक है। इसी को ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ बोलते हैं। कभी कोई क्वेश्चन पूछेगा कि इस इक्वेशन में कितने अल्फा पार्टिकल कितने बीटा पार्टिकल इमिट हुआ, एक क्वेश्चन दे देगा एग्जाम में, है ना। कि ये जो ए है यहाँ पर ए से बी बन रहा है, तो ए है ए से बी बन रहा है। ए का एटॉमिक नंबर Z1 है, मास नंबर M1 है। बी का एटॉमिक नंबर Z2 है, मास, है ना, M2 है। तो अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल तुम्हें बताना है कितने अल्फा और कितने बीटा पार्टिकल निकलेगा, ठीक बेटा। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे बेटा? यहाँ पर अज्यूम कर लेंगे लेट द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू n अल्फा। जो अल्फा का सिंबल यहाँ लगा दो 2He4, n अल्फा पार्टिकल निकल रहा है। और यहाँ पर मैं इसको a ले ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि m यहाँ पर यूज हुआ है। a अल्फा पार्टिकल यहाँ से इमिट हो रहा है और स्मॉल b यहाँ पर बीटा पार्टिकल इमिट होगा, ठीक है। तो a अल्फा पार्टिकल और स्मॉल b बीटा पार्टिकल यहाँ से इमिट हो रहा है। अब इक्वेशन को बैलेंस कर दोगे। जब इक्वेशन को बैलेंस करोगे तो मास इक्वेट कर दो यहाँ पर, है ना। तो m1 जो मास है, मास को कंजर्व कर सकते हैं किसी इक्वेशन में। m1 इज इक्वल टू m2 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई
ए, ठीक है। तो ये अल्फा पार्टिकल यहाँ से तुम्हें मिल जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकल आएगा। अब तुम्हें बीटा पार्टिकल निकालना है, तो बीटा पार्टिकल कैसे निकालोगे? Z1, चार Z1 इज इक्वल टू Z2 प्लस A टाइम्स 2 माइनस B मल्टीप्लाइड बाई -1, ठीक है। तो जो बीटा पार्टिकल है इससे मास नंबर डिक्रीज होगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, इससे मास नंबर इंक्रीज हो इससे प्लस कर दोगे, ठीक है, ये प्लस रहेगा। क्योंकि बीटा अगर निकल रहा है तो क्या होगा बेटा, यहाँ पर जो चार्ज है यहाँ पर, चलो इसको इस तरह से फॉर्म लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से इक्वेशन बना के उसको सॉल्व करोगे। एक क्वेश्चन से हम लोग करते हैं, इसको देखते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन बना कर देखते हैं। इसको क्वेश्चन याद नहीं करना है ना, एक क्वेश्चन करके देखते हैं। आ जाओ यहाँ पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। सर सब में यही क्वेश्चन बनेगी? बिल्कुल सब में यही क्वेश्चन बनेगा, देख लेते हैं। ओके। देखो यहाँ दिया गया है अल्युमिनियम 1317 इज स्टेबल आइसोटोप अल्युमिनियम, अनदर आइसोटोप इज 2913 एक्सपेक्टेड टू बी डिसइंटीग्रेटेड बाई। तो यहाँ पर क्या बनेगा? तो यहाँ पर दिया गया है तो 29 अल्युमिनियम 13 है, इससे स्टेबल बनना बेटा अल्युमिनियम 27 13। तो ये अनस्टेबल है, ये स्टेबल है। सर हमें कैसे पता चलेगा क्या कौन सा स्टेबल है? लिखा हुआ है यहाँ पर, देखो तुम्हें कुछ पता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर दिया गया 27 अल्युमिनियम इज स्टेबल आइसोटोप ऑफ अल्युमिनियम, अनदर आइसोटोप 13Al29 इज एक्सपेक्टेड टू बी डिसइंटीग्रेटेड बाई। तो यहाँ पर कौन सा डिसइंटीग्रेशन होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर पहला तो मास नंबर, देखो क्या डिफरेंस आ रहा है मास नंबर में। तो मास नंबर में देखो यहाँ पर 2 का डिफरेंस आ रहा है ना, दिख रहा है मास नंबर में 29 से 27। मतलब यहाँ पर कोई एक एलिमेंट ऐसा, यहाँ पर कोई एक पार्टिकल ऐसा इमिट होगा जिसका जो मास है, मास में 2 यूनिट का चेंज हो, ठीक है, जो मास है मास में 2 यूनिट का चेंज हो रहा हो, ठीक है। और जो एटॉमिक नंबर बेटा यहाँ पर देखो जेड वैल्यू यहाँ पर 0 है, जेड वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है, जेड वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा है। लेकिन जो मास नंबर है, मास नंबर में 2 का चेंज आ गया। तो ऐसा कौन सा पार्टिकल है जहाँ पर मास नंबर में चेंज हो जाए और एटॉमिक नंबर में कोई चेंज ना हो? यहाँ तुम्हें देखना होगा बीटा में। देखो अगर तुम बीटा पार्टिकल बोलते हो, बीटा में क्या होगा 2He4 मतलब यहाँ पर मास नंबर चेंज होगा, एटॉमिक नंबर भी चेंज होगा। बीटा पार्टिकल बीटा हमेशा नहीं होगा, ठीक है, सॉरी बीटा ये बोल रहा हूँ, ये अल्फा है, ये अल्फा मिशन नहीं होगा। बीटा देख लेते हैं, बीटा मिशन। तो बीटा मिशन क्या होगा बेटा 0E माइनस, यहाँ पर एक माइनस होगा, मैंने उल्टा दे दिया। मास नंबर यहाँ पर होगा 0 और यहाँ पर होगा -1, ठीक है। तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर तो एक इंक्रीज हो जाएगा, एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर यहाँ पर एक इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन सेम है यहाँ पर मास नंबर में कोई चेंज नहीं है, तो बीटा एमिशन नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है बेटा, इसके अलावा यहाँ पर है पॉजिट्रॉन इमिशन। पॉजिट्रॉन इमिशन कैसे होगा? अगर पॉजिट्रॉन इमिट हो रहा है, ठीक है, तो पॉजिट्रॉन कैसे इमिट होता है बेटा? तो जो एक न्यूट्रॉन है, सॉरी एक जो प्रोटॉन है बेटा 1p1, ठीक है, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, और साथ में पॉजिट्रॉन इमिट होगा। तो जब पॉजिट्रॉन इमिट होगा तो मास नंबर एक डिक्रीज होना चाहिए, क्योंकि यहाँ प्रोटॉन एक कम हो जाएगा तो मास नंबर यहाँ डिक्रीज नहीं हो रहा है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है प्रोटॉन इमिशन। अगर प्रोटॉन इमिट होता है, ठीक है, प्रोटॉन न्यूक्लियस से बाहर जाता है, तो प्रोटॉन न्यूक्लियस से बाहर कैसे जाएगा? प्रोटॉन कैसे बनेगा यहाँ पर? तो प्रोटॉन यहाँ पर प्रोटॉन इमिशन कहीं सुना है बेटा? प्रोटॉन इमिशन तो होता ही नहीं है ना। इसका मतलब यहाँ पर सिंगल इमिशन नहीं होगा ना, तो देखो यहाँ पर बीटा इमिशन भी नहीं हो रहा है, यहाँ पर प्रोटॉन ये सब कोई भी मिशन यहाँ पर नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर बीटा इमिशन देखो होगा ही नहीं, यहाँ पर अल्फा इमिशन में नहीं, और अल्फा इमिशन में मास में 4 यूनिट का चेंज आ जाएगा, जबकि 4 यूनिट का चेंजेस है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। पॉजिट्रॉन इमिशन में
पॉजिट्रॉन मिशन बेटा जो एटॉमिक नंबर एक डिक्रीज हो जाना चाहिए, जबकि ये डिक्रीज हुआ नहीं यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर कौन सा मिशन होगा? यहाँ तो कोई मिशन दिख नहीं रहा है, अल्फा बीटा, तो अल्फा मिशन हो रहा है ना, तो बीटा मिशन हो रहा है ना। तो एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है ना। तो यहाँ पे तो बीटा मिशन नहीं होगा, अल्फा मिशन भी नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पे जो दिया गया है ऊपर, उसमें कुछ न कुछ गड़बड़ होगा, ठीक है। जो मास नंबर है उसमें या तो चेंज होगा, यहाँ पर 4 यूनिट का चेंज होगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या होना चाहिए बेटा कि जो अल्युमिनियम है, अल्युमिनियम, ठीक है, अल्युमिनियम में तो कन्वर्ट हो रहा है 29, लेकिन जो मास नंबर है, मास नंबर में 4 यूनिट का चेंज हो, ठीक है। 27 यहाँ पर 29 दिया गया है। ये जो 29 है, 29 की जगह पर 31 होना चाहिए, 31, 13, 31, और ये जो 27, 30। तो यहाँ पर जो मास नंबर है, तो मास नंबर में थोड़ा चेंज होगा, तो ये अल्फा पड़ गया, लिमिट होगा अल्फा, ठीक है। तो यहाँ से एक अल्फा लिमिट होगा और 2 बीटा पार्ट की लिमिट होगा, एक अल्फा और 2 बीटा पार्ट यहाँ से लिमिट होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है यहाँ पर, देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो कोई भी ऑप्शन यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर अगर दोनों एमिट होंगे तो फिर हम क्या अल्फा एमिशन पे लगाएंगे या बीटा पे? तो वहाँ पर दोनों ऑप्शन देना चाहिए, अल्फा बीटा बोथ। तो बोल नहीं पाओगे ना क्या एमिट हो रहा है, तो वहाँ पर दोनों देना पड़ेगा। ज्यादा वाले से कोई मतलब नहीं है। नहीं। विच आर द फॉलोइंग है जो मैक्सिमम n/p रेशियो, n/p रेशियो यहाँ देखना है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन का है, यहाँ पर तो कोई दिक्कत है नहीं। n/p रेशियो निकाल लोगे ना, जैसे नियान का टाइम मतलब मालूम होना चाहिए, ऑक्सीजन का, है ना। नियान का टाइम नंबर क्या होता है? 10 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, फ्लोरीन का 9 होता है, नाइट्रोजन का 7, ठीक है। तो n/p रेशियो कहाँ पर ज्यादा होगा? जहाँ पर न्यूट्रॉन ज्यादा हो, तो यहाँ पर न्यूट्रॉन नाइट्रोजन में ज्यादा है, तो n/p रेशियो न्यूट्रॉन ज्यादा होगा, नाइट्रोजन में ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the nuclear reaction this the value of x and y respectively। तो देखो यहाँ पर यूरेनियम दिया गया, यूरेनियम का सिंबल कैपिटल यू होना चाहिए, ठीक है। तो स्मॉल यू लिखा हो, तो यूरेनियम 92 to 38 gives lead x अल्फा पार्टिकल एंड y बीटा पार्टिकल, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ x एंड y आर, तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन जो मैंने बताया था, क्वेश्चन को यूज करोगे और अल्फा और बीटा पार्टिकल कितना निकलेंगे उसको तुम्हें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं कितने अल्फा पार्टिकल निकलेगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन बैलेंस करोगे बेटा, यहाँ क्वेश्चन दिख रहा होगा यहाँ पर, है ना, 238। तो मास से मास को बैलेंस करते हैं, 238 इज इक्वल टू द 206 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई x, है ना, प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई y। जो बीटा पार्टिकल उसका मास 0 होगा। तो यहाँ से डायरेक्ट में x मिल जाएगा, कितने अल्फा पार्टिकल यहाँ से मिट हो रहा है। तो x इज इक्वल टू 238 माइनस 206 डिवाइड बाई 4, है ना। तो x का वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर मिलेगा कितना आ रहा है बेटा, यहाँ पर 8 आ जाएगा आंसर यहाँ पर सर 8। हाँ। दूसरा निकालना है यहाँ पर बीटा पार्टिकल। तो बीटा पार्टिकल के लिए तुम चार्ज को बैलेंस कर दोगे, तो यहाँ पे नीचे जो एटॉमिक नंबर उसको बैलेंस कर दो। 92 इज इक्वल टू 82 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई x, है ना, माइनस y, यहाँ -1 है, -1 y। तो एक ही, तो इसको बैलेंस करोगे तो x वैल्यू तुमने निकाल लिया, इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। तो 92 इज इक्वल टू 82 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई माइनस y, माइनस आएगा 6। तो यहाँ पर y का वैल्यू कितना आ रहा है बेटा, 6 आ गया। तो 6 आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कोई डाउट नहीं है ना, आसान है, बस ये क्वेश्चन बनाना, सॉल्व करना है। 2 लीनियर क्वेश्चन बनेगा, साइमल्टेनियसली क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस सर। the change silicon to phosphorus requires the emission of
कौन सा एमिशन होगा? बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल क्लियर दिख रहा है यहाँ पर कि -1। हाँ, यहाँ पर देखो 14 to 15 हो गया, ठीक है। तो एक बढ़ रहा है 1 मिनट, जेडब्ल्यू एक कब बढ़ेगा? जब बीटा पार्टिकल लिमिट होगा तभी जेडब्ल्यू एक इंक्रीज होगा। इसी तरह से एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन करते रहूंगे। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन करना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर भी अल्फा बीटा पार्टिकल निकालना है, निकाल लो, निकालो बेटा तुम लोग खुद से निकाल रहे हैं। सर 4 अल्फा और 1 बीटा। सबका ये आ रहा है? तुषार का आ गया, बाकी लोगों का? सर 4 अल्फा 1 बीटा। ठीक है। तो ये समझ में आ गया कैसे तुम काउंट करोगे अल्फा और बीटा पार्टिकल का, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन एंड हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन एंड हाफ लाइफ पीरियड। देखो बेटा, यहाँ पर जो डिसइंटीग्रेशन होता है, जो अल्फा बीटा पार्टिकल निकल रहा है उसी बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन। कोई भी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है वहां से क्या निकलेगा बेटा? क्या इमिट होगा? अल्फा बीटा पार्टिकल इमिट होगा, है ना। तो जो अल्फा बीटा एमिशन हो रहा है इसी को बोलते हैं रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, उसी को बोलते हैं इंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, तो यहाँ पर उसका काइनेटिक पढ़ना बेटा कि अगर डिसइंटीग्रेट हो रहा है तो पर सेकेंड क्या होगा, 1 आवर में कितना चेंज होगा, है ना, 2 आवर में कितना चेंज होगा, इसको देख लेते हैं। दिया गया है ना। तो rate of disintegration and half-life period. The law of radioactive disintegration may be defined as the quantity of radioactive substance which disappears in a unit time is directly proportional to the amount of radioactive substance present or not decayed. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई ए है और ये डीके हो रहा है, मतलब डिसइंटीग्रेट होगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा? कोई डॉटर न्यूक्लियाई बनेगा। जो डॉटर न्यूक्लियाई बन रहा है उसको क्या बोलेंगे बेटा? यहाँ पर प्रोडक्ट हो जाएगा डॉटर न्यूक्लियाई। तो ए से पी बन रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो डिसइंटीग्रेशन होता है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करता है, फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, तो अगर ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब rate of disintegration is directly proportional to the concentration of A। तो यहाँ पर concentration A न लिखकर यहाँ पर number of radioactive nuclei यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर कैपिटल क्या है बेटा? number of radioactive nuclei। तो टाइम t इक्वल टू 0 पर जो इनिशियल रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई होता है उसको बोलते हैं N0। N0 क्या है बेटा? इनिशियल नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई। तो प्रोडक्ट अभी 0 बना होगा। यहाँ पर टाइम t इक्वल टू t पर जो रिमेनिंग रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई है उसको तुम n लिखोगे। n कहीं कहीं पर nt लिखा रहता है, इस तरह से कैपिटल N स्मॉल t। ठीक है, तो यहाँ पर n लिखा हुआ, तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे n। टाइम t इक्वल टू t पर रिमेनिंग रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई इक्वल टू n। ठीक है, 0 पर N0 था, कुछ टाइम बाद t टाइम बाद यहाँ पर क्या हो गया बेटा? n हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन जो होता है, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, ठीक है, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन क्या होगा बेटा? माइनस dN/dt। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, तो कंसंट्रेशन यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई। तो माइनस dN/dt क्या होगा? रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। और इसी को बोलते हैं एक्टिविटी।
इसको क्या बोलोगे बेटा? एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। एंड अगेन एक्टिविटी इज इक्वल टू माइनस dN बाई dt। तो एक्टिविटी इज इक्वल टू माइनस dN बाई dt एंड इट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट लेमडा इनटू n। ठीक है, यहाँ पर जो कांस्टेंट है उसको लेमडा लिखोगे। अब देखो बेटा, यहाँ पर हम लोग कुछ कोरिलेशन करेंगे ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। जो रेट होता है, रेट को यहाँ क्या बोलोगे बेटा? एक्टिविटी बोलोगे, एक्टिविटी। ठीक है, रेट कांस्टेंट जो होता है, रेट कांस्टेंट क्या होगा यहाँ पर? डीके कांस्टेंट होगा। इसको क्या बोलोगे? डीके कांस्टेंट। ठीक है, डीके कांस्टेंट बोलोगे रेट कांस्टेंट को, और इसको यहाँ पर लेमडा लिखोगे। जो रेट कांस्टेंट के था स्मॉल के, उसको यहाँ पर लेमडा लिखोगे। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ ए, जो कंसंट्रेशन ऑफ ए है उसको क्या बोलोगे बेटा? नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ आइसोटोप, या फिर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इज इक्वल टू n। ठीक है, तो सब कुछ वही है। रेट को तुमने एक्टिविटी बोल दिया, रेट कांस्टेंट को डीके कांस्टेंट बोल दिया लेमडा। ठीक है, सो रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। ठीक है, यहाँ पर कैपिटल ए होगा, कैपिटल ए तुम क्या लिखोगे? n। ठीक है, तो यहाँ पर अगर तुम्हें इक्वेशन बनाना हो तो जो फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है उसको फॉलो करेगा ये, है ना। तो फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन क्या होता है बेटा? रेट कांस्टेंट k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय t log ऑफ a0 डिवाइड बाय at, है ना, यही था। अब इसको अगर तुम काइनेटिक में चेंज करोगे, रेडियोएक्टिव काइनेटिक्स में, तो लेमडा तुम क्या लिखोगे? k जहाँ तुम लेमडा लिखोगे तो लेमडा इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टाइम t लॉग ऑफ a0 जहाँ तुम क्या लिखोगे? n0, और at जहाँ पर क्या होगा? n होगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा काइनेटिक ऑफ रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट लेमडा, है ना। तो जो डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट है उसको यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर बनाया गया फाइनल इक्वेशन, लेमडा इज इक्वल टू 2.303 log n0 बाई n। तो ये पूरा क्वेश्चन तुम्हें करने की जरूरत नहीं, तुमने एक बार किया हुआ है। ठीक है, और जो एक्टिविटी है माइनस dN बाई dt इज इक्वल टू लेमडा n बोलते हैं एक्टिविटी को। तो ये तुम्हारा हो गया रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, और ये जो B है, B क्या है बेटा? यहाँ पर B तुम्हारा है डॉटर न्यूक्लियाई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसे बना समझ में आ गया होगा। लेमडा इक्वल 2.303 डिवाइड बाय t log ऑफ n0 बाई n। बस तुमने इसको कंपेयर कर दिया। ठीक बेटा, अब आते ऊपर, यहाँ पे जो दिया गया रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन एंड हाफ लाइफ पीरियड। Yes. तो हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है बेटा? हाफ लाइफ पीरियड तुम्हें मालूम है ना? द टाइम एट विच रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रेडियोएक्टिव आइसोटोप इज हाफ टू द इनिशियल। यस सर, है ना, इनिशियल का आधा हो जाए तो तुम क्या बोलोगे? हाफ लाइफ टाइम। इसका मतलब जो रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है, रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियाई n, है ना, रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियाई n आफ्टर 1 हाफ लाइफ टाइम, 1 हाफ लाइफ टाइम। तो रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियाई 1 हाफ लाइफ टाइम पर क्या होगा बेटा? इनिशियल का हाफ होगा ना। अगर इनिशियल n0 है तो इसका हाफ हो जाएगा 1/2 ऑफ n0। ठीक है, एक हाफ लाइफ टाइम बाद इनिशियल का आधा बचेगा। ठीक है, तो रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, रिमेनिंग न्यूक्लियाई आफ्टर 2 हाफ लाइफ टाइम, 2 हाफ लाइफ टाइम। ठीक है, हाफ लाइफ 0। तो अब ये सेकंड के लिए क्या होगा बेटा? देखो, फर्स्ट के लिए तुम्हारा n0 इनिशियल कंसंट्रेशन था। ठीक है, इतना बचा है n/4 सर। हाँ, तो अब क्या होगा? ये इनिशियल का हाफ होगा, तो फर्स्ट हाफ लाइफ टाइम में क्या होगा? 1/2 ऑफ n0। तो ये 1/2 ऑफ n0 का भी हाफ हो जाएगा, दैट विल बी 1/2 स्क्वायर ऑफ n0। ठीक है,
समझ आ रहा है बेटा? ये जो मैंने लाइन लिखा है सबको समझ में आ रहा है ये? सर ऐसे तो यानी ये इनफाइनाइट टाइम्स चल सकता है हाफ लाइफ। बिल्कुल, इसका मतलब कि जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक कभी खत्म ही नहीं होगा, है ना? सर अगर देखो किसी और ऑर्डर की थर्ड होती तो वो जीरो हो थर्ड जाता। थर्ड ऑर्डर में ध्यान देखो बेटा, थर्ड हाफ लाइफ टाइम आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ टाइम। तो थर्ड हाफ लाइफ टाइम के लिए देखो, फर्स्ट सेकंड के लिए तो ये हो गया तुम्हारा, थर्ड के लिए ये तुम्हारा इनिशियल हो जाएगा कंसंट्रेशन, है ना? 1/2 स्क्वायर ऑफ n0, इसका भी हाफ बचेगा, है ना? तो क्या होगा बेटा? 1/2 पावर क्यूब ऑफ n0, ठीक है? थर्ड के लिए ये बचेगा। तो अगर nth हाफ लाइफ टाइम है ना, आफ्टर यहाँ लिख देते हैं आफ्टर n हाफ लाइफ टाइम, आफ्टर n हाफ लाइफ टाइम, ठीक है? तो कितना बचेगा बेटा? 1/2 पावर n0। देखो 1 पर 1/2 पावर 1 हो गया, सेकंड हाफ लाइफ टाइम के बाद क्या होगा? यहाँ पर स्क्वायर हो गया, थर्ड में क्या होगा? क्यूब हो गया, एन में क्या होगा? एन हो जाएगा, यहाँ पावर n हो जाएगा। तो नंबर रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियाई n इज इक्वल टू 1/2 पावर n to the initial number of nuclei, where n is equal to number of half lifetime. Number of half lifetime is equal to total time divided by t half, ठीक है? तो यहाँ पर क्वेश्चन ये बनाया गया है। तो यहाँ देखो बेटा, जो मैंने नीचे लिखा बस वही ऊपर यहाँ लिखा गया है। आफ्टर 1 हाफ लाइफ टाइम इट बिकम्स n0/2, आफ्टर 2 हाफ लाइफ टाइम इट बिकम्स n0/4, आफ्टर n हाफ लाइफ टाइम इट बिकम्स 1/2 पावर n of n0. Thus the total disintegration of radioactive substance at infinite time will be required. The amount of radioactive substance left after n half lifetime period is equal to 1/2 power n n0, where total time t is equal to n multiplied by t half. तो यहाँ तुम n निकालोगे, टोटल टाइम डिवाइड बाई 1/2, ठीक है? इसको नोट कर लोगे जो ऊपर लिखा गया है यहाँ पर, है ना? इससे तुम्हारा नोट बन जाएगा, ठीक है? इसको नोट कर लो। तो ये जो मैंने येलो कलर का हाईलाइट किया है उसको याद करना है। तो जो जीरो ऑर्डर काइनेटिक होता है वो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीटली नहीं कंज्यूम होगा बेटा, है ना? यस सर, वो कम होता रहेगा। कम होता रहेगा। जीरो ऑर्डर पूरा कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है? ये भी मैंने बता दिया, ये इस क्वेश्चन को से डिराइव करोगे। यहाँ लिखा गया है दिस इक्वेशन इज कॉल्ड काइनेटिक इक्वेशन एंड इट इज ओबेड बाय फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसका मतलब पढ़ना बेटा, रिलेशनशिप बिटवीन हाफ लाइफ पीरियड एंड रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, ठीक है? तो तुम्हें मालूम है हाफ लाइफ टाइम ऑफ और रेडियो एक्टिव डिस्टिंग, पहले देखो जो k इज इक्वल टू होता है k और हाफ लाइफ में क्या रिलेशन होता है? k इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई t हाफ होता था बेटा, है ना? तो यहाँ पर k जगह क्या है? लेमडा है, यहाँ लेमडा रख दोगे, लेमडा इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई t हाफ, ठीक है? ये क्वेश्चन बन गया, ठीक है? देखो यहाँ पे दिया है t हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई लेमडा। तो बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ लेते आओ, लेमडा को यहाँ लेते आओ, तो t हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई लेमडा, ठीक है? आगे है एवरेज लाइफ। जो एवरेज लाइफ है इसको यहाँ पर डिफाइन किया गया है, पहले तुमने नहीं पढ़ा था एवरेज लाइफ। तो एवरेज लाइफ क्या होता है बेटा? एवरेज लाइफ t इज इक्वल टू सम ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, ठीक है? ये एवरेज लाइफ होता है। एंड एवरेज लाइफ इज रिप्रेजेंटेड बाय टाउ। यहाँ पे टाउ है, इस तरह से इसको एवरेज लाइफ बोलोगे। एवरेज लाइफ इज इक्वल टू 1/λ होता है, ठीक है? 1/λ। तो लेमडा के लिए यहाँ पर से यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करोगे तो लेमडा क्या होगा? यहाँ पर लेमडा इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई t हाफ। सो एवरेज लाइफ t इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 0.693 डिवाइड बाई t हाफ। तो थोड़ा सिंपलीफाई करोगे सो एवरेज लाइफ टाउ इज इक्वल टू 1.44 आएगा, 1.44 इंटू t हाफ, ठीक है? तो एवरेज लाइफ t इज इक्वल टू,
इसको लिख लेना बेटा, यहाँ पे लिखा एवरेज लाइफ टाउ, यहाँ पर होना चाहिए टाउ, एवरेज लाइफ टी इज इक्वल टू 1.44 इंटू टी हाफ, एंड अगेन एवरेज लाइफ टी इज इक्वल टू 1 बाई लेमडा। इन दोनों को यहाँ पे इंसर्ट कर लोगे, टी इज इक्वल टू टाउ इज इक्वल टू 1 बाई लेमडा एंड टाउ इज इक्वल टू 1.44 इंटू टी हाफ। यहाँ पे नीचे लिखा है, सॉरी यहाँ पर लिखा है दैट, यहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो टी इज इक्वल टू 1 बाई लेमडा एंड टी इज इक्वल टू 1.44 इंटू हाफ लाइफ। आगे हम लोग पढ़ने बेटा यूनिट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो इसका जो यूनिट है देखो यहाँ पर, जो फर्स्ट यूनिट है उसको बोलते हैं रदरफोर्ड, ठीक है। आरडी मतलब रदरफोर्ड, डीपीएस मतलब होता है डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, है ना, दिल्ली पब्लिक स्कूल नहीं, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, डीपीएस मतलब डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। और जो सी है, सी का मतलब होता है क्यूरी, ठीक है। तो जो सी जो फर्स्ट यूनिट यहाँ पर क्या है, क्यूरी, क्यूरी हो गया। दूसरा हो गया डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। और तीसरा है रदरफोर्ड, ठीक है। एक और यूनिट यहाँ पर है बैक्वेरल, तो बोलते हैं बैक्वेरल। जो बैक्वेरल है इसको एसआई यूनिट कंसिडर किया गया है, बैक्वेरल को एसआई यूनिट कंसिडर किया गया है, ठीक है। अगर यहाँ पर एमसी लिखा हो उसका मतलब क्या हो, मिली क्यूरी, क्यूरी यहाँ पर हो गया, ये हो गया मिली क्यूरी। मिली मतलब क्या हुआ, 10 पावर -3 कर दोगे तो मिली हो जाएगा। तो डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड 10 पावर -3 कर दो, ठीक है। रदरफोर्ड तो यहाँ 10 पावर -3 करोगे तो 37 आ जाएगा, ठीक है। हाउएवर एसआई यूनिट, द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज बैक्वेरल एंड 1 बैक्वेरल इज इक्वल टू 1 डीपीएस, 1 डीपीएस देखो लिखा हुआ डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, ठीक है। एंड 10 पावर 6 बैक्टेरियल इज इक्वल टू 1 रदरफोर्ड। तो ये जो कन्वर्जन इसको याद करना होगा, याद कर लोगे, याद कर लेना, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको याद कर लो। डन सर। आगे है एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो जो एप्लीकेशन यहाँ पर है काफी इंपॉर्टेंट है। पहला है कार्बन डेटिंग, दूसरा है रॉक डेटिंग, ठीक है। 2 टाइप का डेटिंग यहाँ पर होता है। तो कार्बन डेटिंग में हम देखते हैं कि कोई लिविंग प्लांट्स जो है ना, कितने ईयर पहले वो डेड हुआ था, ठीक है। या फिर कोई फॉसिल अगर निकला है तो फॉसिल कितने ईयर पहले वो डेड हुआ था। तो यहाँ पर दिया गया है द एप्लीकेशन ऑफ कार्बन प्रोटीन डेटिंग। The application of the C protein dating is based on the fundamental assumption that the intensity of cosmic ray and hence of carbon 14 in the atmosphere has been remaining constant over many thousands of years. Each gives the initial activity of carbon 14 corresponding to the time when the plant of animal died and assimilation of radioactive होता है यहाँ पर कि अगर कोई है ना, तो प्लांट क्या होगा, नेचर से कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करेगा, है ना, और अपना जो भी है प्लांट्स लीफ वगैरह से क्रिएट करेगा, ठीक है। समझ आ रहा है बेटा। तो जो प्लांट है कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करेगा। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 2 टाइप का होता है। ये तुम्हारा हो गया नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे जो कार्बन है कार्बन 12 है। एक होता है रेडियो एक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे जो कार्बन है वो कार्बन 14 होता है, ठीक है। अब जो कार्बन 14 होता है, कार्बन 14 कार्बन डाइऑक्साइड, इसका अमाउंट बहुत कम नेचर में होता है। ये 0.009 कुछ यहाँ लिखा है, नहीं लिखा है यहाँ पर, ठीक है। बहुत कम होता है यहाँ पे इसका अमाउंट, और ये नेचर में फिक्स, इसका जो रेशियो है कार्बन 12 का रेशियो और कार्बन 14 का जो रेशियो नेचर में वो फिक्स होता है, ठीक है। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड ये प्लांट जो लिविंग प्लांट ये कंज्यूम कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर जो लिविंग प्लांट है वो कार्बन 14 भी कंज्यूम कर रहा है
इसका मतलब यहाँ पर जो वुड है, ठीक है, जो प्लांट है, प्लांट में भी कार्बन 12 और कार्बन 14 रेशियो फिक्स होता है। जब तक प्लांट लाइव रहेगा, जिंदा रहेगा बेटा, तब तक कार्बन 14 कार्बन 12 का रेशियो फिक्स रहेगा। लेकिन जैसे ये प्लांट डाई हुआ, रेस्पिरेशन स्टॉप हुआ यहाँ पर, है ना, यहाँ पर अगर सिंथेसिस, यहाँ पर क्लोरोफिल जो भी है यहाँ पर, ठीक है, तो अगर यहाँ पर रेस्पिरेशन स्टॉप कर लिया, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करना बंद कर दिया, तो जो कार्बन 14 है वो डीके करना स्टार्ट कर देगा। जो कार्बन 12 तो स्टेबल है, वो डीके नहीं करेगा, लेकिन जो कार्बन 14 है उसका डीके स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब जो C12 और C14 का रेशियो है, ठीक है, C12 और C14 का रेशियो चेंज हो जाएगा, ठीक बेटा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो एक्टिविटी है कार्बन का वो डिक्रीज होगा टाइम के साथ। जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी का लेमडा इंटू एन, ठीक है, ये जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी टाइम के साथ डिक्रीज होगा। तो एक्टिविटी कितना डिक्रीज हुआ उससे हम लोग निकालेंगे कितना ईयर यहाँ पर लगा, क्योंकि जो लेमडा है कार्बन 14 का वो फिक्स है, ठीक है। लेमडा तुम्हें मालूम है, यहाँ पर लेमडा को मालूम है, तुम्हें टी टाइम निकालना, टाइम मतलब एज निकालना है तुम्हें, ठीक है, लेमडा तुम्हें लिख लिया यहाँ पर। तो अब ये कैसे निकालोगे, ओरिजिनल एक्टिविटी, जब प्लांट लाइव था, जिंदा था, उस समय एक्टिविटी क्या था, एंड फाइनल एक्टिविटी, तो 1000 ईयर के बाद इसका एक्टिविटी कितना रिमेनिंग है, ये जो रेशियो है इसको तुम निकाल कर रख दोगे यहाँ पर, है ना। तो क्या मिल जाएगा, एज ऑफ प्लांट या फिर एज ऑफ फॉसिल, जो भी है मिल जाएगा, ठीक है। और ये ऊपर लेकर समझते हो, n = n0 इंटू 1/2 पावर y, ठीक है, वेयर y = t इंटू टी। तो इसको देखकर हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। पहले सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं काइनेटिक्स का, उसके बाद इस पर आएंगे कार्बन डेटिंग का, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट होगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जो भाई आप दिया गया है, द हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 693.5, द वैल्यू ऑफ डीके कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज, हाफ लाइफ दिया गया है, डीके का लेमडा पूछ रहा है, फार्मूला है ना, फॉर्मूला लगा दोगे यहाँ पर, लेमडा = 0.693 डिवाइड बाई टी हाफ, ठीक है। तो यहाँ पर डी का लेमडा पूछ रहा है, तो 0.693, टी हाफ को यहाँ दोगे 693.5, कट कर दोगे तो आ जाएगा आंसर ये। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। इस क्वेश्चन को देखो, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 140 days. After how much time 15 gram will decay from 16 gram of sample? ठीक है, तो हाफ लाइफ दिया गया 140 days है। आफ्टर हाउ मच टाइम 15 ग्राम डीके फ्रॉम 16 ग्राम ऑफ सैंपल, तो 16 ग्राम में से 15 ग्राम डीके हो जाए तो कितना बच रहा है बेटा, यहाँ पर 1 ग्राम बचेगा, ठीक है, समझ आ रहा है बेटा। हाउ मच टाइम 15 ग्राम विल डीके फ्रॉम 16 ग्राम ऑफ सैंपल, ये समझ में आ रहा है बेटा। हाफ लाइफ टाइम दिया गया है 140 days, तो यहाँ पर लिख लोगे टाइम t = 2.303 डिवाइड बाई लेमडा, लॉग ऑफ इनिशियल कितना दिया गया है, इनिशियल दिया गया है 16, रिमेनिंग कितना है 1, ठीक है। तो लेमडा क्या रखोगे, लेमडा तुम हाफ लाइफ टाइम से निकाल के रखोगे, t = 2.303 इंटू टी हाफ डिवाइड बाई
0.693 log ऑफ 16। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करने में जो आंसर है 560 डेज जो भी है ये आ जाएगा। ठीक है बेटा, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पर? नो सर। ओके, किसी कोई डाउट तो पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है, देखा बेटा है ना ये। 1 mole of A present in a closed vessel undergoes decay as A दिया गया है, क्लोज्ड वेसल में डिके हो रहा है। द वॉल्यूम ऑफ हीलियम कलेक्टेड एट एनटीपी आफ्टर 20 days, T half इज इक्वल टू 10 days। ठीक है, तो इसका हाफ लाइफ टाइम 10 days दिया गया है, टोटल डेज दिया गया है 20 days, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर कितने हाफ लाइफ टाइम है, यहाँ पर नंबर ऑफ हाफ लाइफ टाइम इज इक्वल टू टोटल टाइम डिवाइड बाई टी हाफ। तो टोटल टाइम 20 डेज दिया गया है, हाफ लाइफ टाइम 10 डेज दिया गया, तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ टाइम कितना जाएगा 2। सो रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इज इक्वल टू 1/2 पावर 2 इंटू N0। ठीक है, तो रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियर तुम यहाँ से निकाल लोगे, मतलब इनिशियल का क्या होगा बेटा, इनिशियल का 1 हो जाएगा, N0/4 होगा, इनिशियल का 1/4 बचेगा। ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा है सबको? इसमें किसी को कोई डाउट है? डाउट है तो पूछ लो। नो सर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, तो अब हम लोग इक्वेशन को लिखेंगे यहाँ पर। ए गिव्स बी, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है हीलियम। ठीक है, हीलियम मतलब अल्फा पार्टिकल 2He4। ये कितना बच रहा है यहाँ पर, ये तुम्हें लिखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट उठा दे रहा हूँ। तो 2 हीलियम यहाँ से, 2 अल्फा पार्टिकल यहाँ पर निकल रहा है। ठीक है, तो इनिशियली यहाँ पर N0 था, ये 0 रहा होगा, ये 0 रहा होगा, तो ये टाइम T इक्वल टू T पर था। अभी टाइम T इक्वल टू 20 डेज है ना, तो 20 डेज के बाद एक कितना बचा बेटा, रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितना बचा बेटा, यहाँ पर N0/4 बच गया। दिख रहा ना यहाँ पर? इसमें किसी को डाउट है बेटा? तुमने यहाँ पर ऊपर निकाल लिया है, रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इज इक्वल टू N0/4। यस सर। तो कितना डीके हुआ होगा, 3N0/4 है ना। तो यहाँ पर 3N0/4 डीके हुआ है। ठीक है, तो अब बीटा कितना बनेगा, जितना ये डीके होगा उतना बीटा बनेगा 3N0/4, और ये कितना होगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 3N0। 3N0/2। हाँ ठीक है, तो ये बनेगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे किसी को डाउट है? नहीं है। तो अब यहाँ पे देखो, जो N0 कितना दिया गया था, N0 दिया गया था 1 मोल। ठीक है, तो N0 दिया गया था 1 मोल दिया गया था, है ना। तो 1 मोल यहाँ रख देंगे, तो N0 क्या है 1 मोल। तो हीलियम कितना बड़ा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम, मोल्स ऑफ हीलियम, मोल्स ऑफ हीलियम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइड बाई 4, 7.5 मोल्स। ठीक है, मोल्स आ गया, तो हीलियम का नंबर ऑफ मोल्स मालूम चल गया। तो हीलियम का वॉल्यूम मालूम चल जाएगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ हीलियम। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना होगा, 22.4 मल्टीप्लाइड बाई 3/2, है ना। क्योंकि 1 मोल का वॉल्यूम कितना होगा, 1 मोल। 1 मोल गैस हैज वॉल्यूम is equal to 22.4 liter at NTP. Hence वॉल्यूम इक्वल टू 2.4 मल्टीप्लाइड बाई 3/2, तो उसको सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा, है ना। तो 22.4 मल्टीप्लाइड बाई 1.5, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 33.6 लीटर।
इसको सर एनटीपी और एचटीपी के लिए सेम कंडीशन लेते हैं वॉल्यूम की। देखो जो ओल्ड बुक है वहाँ पर एसटीपी और एनटीपी सेम है, लेकिन जो एनटीपी है तुम्हें मालूम है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है। नॉर्मल टेम्परेचर होता है Yes, 20 डिग्री 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस। तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन अप्रॉक्सिमेटली दोनों सेम है, ठीक है। अगर कुछ दिया ना गया तो वहाँ पे एनटीपी और एसटीपी को सेम लेकर सॉल्व करोगे, तो यहाँ पे जो डिफरेंस है बेटा, जो डिफरेंस बहुत कम आएगा, ठीक है। Yes, कोई sir. दिक्कत नहीं है। हाँ। ओके सर। ये हो गया सर बेटा नेक्स्ट नॉर्मली क्वेश्चन। वैसे एनटीपी पे लेते कितना वॉल्यूम है? 22.7 होता है। ओके सर। इसको सॉल्व करें बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस 140 डेज। ये तो हो गया है, दोबारा कैसे आएगा ये? दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये हो गया है, ठीक है। दूसरा है कार्बन डेटिंग का क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं। देखो यहाँ पर ए पीस ऑफ वुड वाज फाउंड टू हैव C14 to C12 रेशियो 0.7 टाइम्स दैट ऑफ लिविंग प्लांट, ठीक है। द टाइम पीरियड व्हेन द प्लांट इज डाई, तो निकालना है यहाँ पर। तो निकाल सकते हैं बेटा, तो निकालो। जो तुमने ट्राई करो, ये क्वेश्चन मैंने बता दिया ऊपर, है ना, लिखवा दिया है। तो इस क्वेश्चन का यूज करके निकालना है, ठीक है। तो C14 और C12 का रेशियो दिया गया है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, टाइम t इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई लेमडा लॉग ऑफ, है ना। तो लॉग ऑफ तूने क्या लिखा है यहाँ पर? इनिशियल अपॉन फाइनल। तो इनिशियल डिवाइड बाई फाइनल कर दो, कोई इनिशियल डिवाइड बाई फाइनल, ठीक। ये मैंने लिख दिया, इनिशियल डिवाइड बाई फाइनल। तो टाइम t इज इक्वल टू 2.303। तो लेमडा कितना दिया गया बेटा? लेमडा दिया गया है हाफ लाइफ टाइम के फॉर्म में दिया गया है लेमडा, तो वह 0.693 इंटू टी हाफ लॉग ऑफ इनिशियल मान लेते हैं। इनिशियल जो एक्टिविटी था 1 था, अब इनिशियल n था मान लेते हैं, इनिशियल एक्टिविटी n था, ठीक है। अब इनिशियल कितना हो गया बेटा? 0.7। द पीस ऑफ वुड वाज फाउंड टू हैव C14 C12 रेशियो 0.7 टाइम्स टू द लिविंग प्लांट। लिविंग प्लांट का 0.7 टाइम्स हो गया। तो अगर n लिविंग प्लांट्स का है तो 0.7 टाइम्स n हो जाएगा, ठीक है। इसको कर लोगे, t इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई 0.693 इंटू 5760 ईयर लॉग ऑफ 1 डिवाइड बाई 0.7। सॉल्व करना पड़ेगा। सर ये फाइनल वाला समझ नहीं आया हमें, जो रेशियो दी हुई है उसके अकॉर्डिंग जो आपने फाइनल निकाला है। देखो बेटा यहाँ पर क्या दिया गया है, मान लेता है जो इनिशियल है, इनिशियल, ठीक है, इनिशियल एक्टिविटी n अज्यूम कर लेते हैं, लैम्डा n में से होता है, n अज्यूम कर लेते हैं। इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, जब तुम्हें मालूम है बेटा जितना कार्बन 14 होगा, ठीक है, जितना कार्बन 14 होगा उतना ज्यादा उसका एक्टिविटी होगा। तो इनिशियल नंबर Yes, sir. ऑफ कार्बन 14 इज इक्वल टू n अज्यूम कर लिया, तो फाइनल कितना होगा? फाइनल इनिशियल का 0.7 ही तो होगा, है ना। देखो क्योंकि अब रिड्यूस Yes, कितना sir. हो गया यहाँ पर 0.7, तो फाइनल कितना होगा? 0.7 टू द इनिशियल,
ठीक है, यस सर। ये मैंने रख दिया यहाँ पर, n डिवाइड बाई 0.7 टू द इनिशियल। सर तो कार्बन 12 का क्या रोल है इसमें? कार्बन 12 तो कांस्टेंट रहेगा, इनिशियल भी उतना ही रहेगा, फाइनल भी उतना ही रहेगा। कार्बन 12 तो चेंज नहीं होने वाला। चेंज क्या होगा, कार्बन 14। तो कार्बन 14 तो देखो अब यहाँ पर जो दिया गया रेशियो दिया है कार्बन 14 C14 डिवाइड बाई C12 है ना। तो जो यस C12 है सर। वो तो कांस्टेंट है, तो चेंज नहीं होने वाला। चेंज क्या होगा, कार्बन 14 चेंज होगा। ठीक है, तो यस कार्बन सर। 12 से कुछ करना ही नहीं है, तुम्हें कार्बन 14 को देखना है। ओके सर। तो आंसर यहाँ पर आ जाएगा जो भी दिया गया है। आगे देखते हैं बेटा, रॉक डेटिंग क्या होता है। रॉक डेटिंग में कुछ दिखा गया है नहीं? रॉक डेटिंग, हाँ देखो, इट इज बेस्ड ऑन द काइनेटिक ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। It is assumed that no lead was initially in the sample and the whole of it come from the uranium. The radioactivity is equal to U is equal to N0 in terms of gram atoms. Final radioactivity U is equal to N। तो यहाँ पे कुछ अगड़म बगड़म दिया गया है, इससे कोई मतलब नहीं है, आ जाते हैं यहाँ पर फाइनल। ठीक है, तो यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है कि जब हम लोग रॉक डेटिंग करते हैं, रॉक में तो लिविंग प्लांट्स वगैरह होगा नहीं है ना, कोई फॉसिल वगैरह रॉक में होता ही नहीं है। तो रॉक कटिंग कैसे करोगे? वहाँ पे कार्बन 14 का कोई मतलब नहीं है, C14 तुम कर नहीं सकते वहाँ पर। ठीक है, अगर तुम C14 नहीं करोगे तो यहाँ पे क्या होगा? तो अब क्या होता है कि जो रॉक होता है, रॉक में हम लोग देखते हैं कि ट्रेसेस ऑफ यूरेनियम होता है। ठीक है, यूरेनियम जो रॉक होता है, रॉक में कहीं कहीं पर यूरेनियम होता है। अगर यूरेनियम नहीं तो वहाँ पर कार्बन या फिर रॉक डेटिंग नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ पर यूरेनियम होगा। अब तो मालूम है जो यूरेनियम है, यूरेनियम रेडियो एक्टिव है। जब ये डीके होगा यूरेनियम, तो ये लेड बनाता है। ठीक है, जब यूरेनियम का डीके होगा बेटा, क्या बनाएगा? फाइनली लेड बना लेगा। ठीक है, तो लोग अज्यूम करते हैं कि जो रॉक था, रॉक में पहले लेड नहीं था। जितना भी लेड आया वो टोटल कहाँ से मिला बेटा? यूरेनियम से ही कन्वर्ट होकर लेड बना है। ठीक बेटा, जितना लेड बना बेटा कहाँ से आया? वो यूरेनियम से आया। तो अगर मान लेते हैं यूरेनियम और लेड का जो रेशियो है, ठीक है, वो क्या है? X:Y है। मतलब कि X यूरेनियम होगा तो Y क्या होगा? लेड होगा। यूरेनियम गिव्स लेड, इस तरह लिखा गया है। यूरेनियम और लेड का इक्वेशन दिया गया है, तो इस समय क्या होगा बेटा? तो X यूरेनियम होगा और Y लेड होगा। तो अगर टोटल तुम देखोगे तो X + Y इनिशियल यूरेनियम रहा होगा, है ना। तो इनिशियली क्या था बेटा? यूरेनियम कितना था? X + Y। और फाइनली इस समय यूरेनियम कितना है? तो फाइनल कंडीशन में यूरेनियम है वो X है। ठीक है, तो अगर तुम्हें यूरेनियम और लेड का रेशियो दिया गया है, X:Y दिया गया है ना, तुम्हें क्या निकालना बेटा? इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिवाइड बाई फाइनल नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। ठीक है, तो इनिशियली क्या होगा बेटा? इनिशियली जो लेड था वो यूरेनियम से ही मिला था, तो इनिशियली कितना होगा बेटा? X + Y। सर X+Y अपॉन और X। इस समय कितना यूरेनियम बचा है? X बचा है। ठीक है, तो अब तुम इसको रख दोगे क्वेश्चन में। तो टाइम t = 2.303 डिवाइड बाई लेमडा लॉग ऑफ, है ना, X + Y डिवाइड बाई। तो ये तुम्हारा रॉक डेटिंग। समझ में आ रहा है बेटा? इस तरह से करोगे, इसको पता नहीं क्या क्या दिया है सब। तो यही इस तरह से रॉक डेटिंग किया जाता है। एक क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन को देखो। ये देखो बेटा, द रेडियम एंड यूरेनियम atom in a sample of uranium mineral are in the ratio of 1:2.8 × 10⁶. The half-life time of radium is 1620. The half-life period of uranium will be। तो रॉक डेटिंग का क्वेश्चन तो है नहीं, ये दूसरा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम लोग करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया गया बेटा? यहाँ पर दिया गया है रेडियम एंड यूरेनियम, रेडियम
इज टू यूरेनियम, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैल्यू दिया गया 1:2.8 इंटू 10⁻6 in a mineral are 1:2.8 into 10⁻6. If half life period of रेडियम का हाफ लाइफ जो टी हाफ है वो दिया गया है 1620 ईयर। द हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम विल बी, है ना। यूरेनियम का टी हाफ कितना होगा ये पूछ रहा है। अब कैसे निकालोगे ये? तो यहाँ पर रॉक डेटिंग वाला फॉर्मूला यूज कर पाओगे? यहाँ पर दिया गया है यूरेनियम एंड रेडियम एटम इन ए सैंपल ऑफ यूरेनियम मिनरल्स आर 1:2.8 द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियम इज 1620, हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम विल बी। कैसे निकलेगा बेटा ये? कोई आइडिया तुम लोगों के पास? तो ये रेशियो दिया गया है 1:2.8 into 10⁻6, ये रेशियो है। तो यहाँ पर कुछ भी रिलेशन करना पड़ेगा कि जो यूरेनियम मिला है वो रेडियम से मिला होगा। ओके, तो अगर इसको 1:1 रेशियो में अज्यूम कर लेते हैं कि जितना रेडियम था उतना ही यूरेनियम रहा होगा 1:1 में, और अब रेशियो यहाँ पे हो गया 1:2.8 into 10⁻6। तो T is equal to 2.303 divided by lambda log of कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पर। यहाँ से तो निकलेगा नहीं ना, इनिशियल डिवाइड बाई n0 डिवाइड बाई nt करोगे तो इनिशियल तुम्हें मालूम है तो रेशियो ये है। ठीक है, इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, है ना। सर अगर इसका इनिशियली यही वाला रेशियो लेके फिर अगर x लेट करके सॉल्व करेंगे तो नहीं हो जाएगा? इसका इनिशियल रेशियो यही लोगे? जैसा अगर यही लेट करके करे तो नहीं, तो नहीं हो पाएगा ना बेटा। यहाँ पर देखो पूछ रहा है कि एक का तो दिया गया है हाफ लाइफ टाइम, सेकंड का हाफ लाइफ टाइम पूछ रहा है। दोनों तो इंडिपेंडेंट डीके करेगा ना, रेडियम का जो डीके होगा इंडिपेंडेंट होगा यूरेनियम से। यस सर, इसलिए प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उन्होंने कुछ रिलेशन तो कर देते हैं, देखना पड़ेगा इसको, है ना। तो रॉक डेटिंग का क्वेश्चन ये नहीं है। आगे चलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन क्या होता है। ठीक है, ये तो लोगों ने पढ़ा होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, बहुत बेसिक चीज़ें यहाँ पर पढ़ना था मैं न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन में। तो यहाँ पर हमें वो देखना है कि न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है। फ्यूजन मतलब कि अगर एक अनस्टेबल रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई है तो वो स्मॉलर रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई में टूट जाए। तो एक बिगर रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई अगर स्मॉलर रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई में टूट जाता है उसको क्या बोलोगे? फ्यूजन। ठीक है, तो यहाँ पर फ्यूजन क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन। अगर दो स्मॉलर रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई कंबाइन होकर एक बिगर रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई बनाते हैं उसको फ्यूजन बोलते हैं। फ्यूजन मतलब जुड़ जाना और फ्यूजन मतलब टूट जाना। ठीक है, तो स्मॉलर रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई यहाँ पर हाइड्रोजन होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन कंबाइन होकर हीलियम बना लेता है, मतलब अल्फा पार्टिकल या हीलियम, है ना। तो यहाँ पर जो एनर्जी निकलता है बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा। मास डिफेक्ट यहाँ पर जो होता है बहुत ज़्यादा होता है मास डिफेक्ट, जैसे न्यूक्लियर फ्यूजन में एनर्जी ज़्यादा
निकलता है। तो मालूम है जो मास डिफेक्ट होता है डेल्टा एम इज इक्वल टू, है ना, मास डिफेक्ट होता है बेटा डेल्टा एम सी स्क्वायर से आप तुम एनर्जी निकाल सकते हो, एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। तो यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होगा बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है न्यूक्लियर फ्यूजन में। और न्यूक्लियर फ्यूजन एक बड़ा सा इसका उल्टा होगा, फ्यूजन और फ्यूजन क्या होता है एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है और यहाँ पर ये भी दिया गया है व्हाट इज न्यूक्लियर फ्यूजन एंड व्हाट इज न्यूक्लियर फ्यूजन। इट इज न्यूक्लियर रिएक्शन इन विच हैवी nuclei split into lighter nuclei and energy is released. It is known as nuclear fission. What is nuclear fusion? In this type of nuclear reaction, certain light nuclei may fuse together with the liberation of tremendous amount of energy. To achieve this, the colliding nuclei must possess enough kinetic energy to overcome the initial repulsion between the positively charged cores. This energy may be available for reaching the temperature of the reacting system to the several million degrees. Such reactions are therefore known as thermonuclear reaction. तो यहाँ जो रिएक्शन लिखा गया थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन बोलोगे बेटा। तो इस पर जो न्यूक्लियर फिजन इस पर एटॉमिक बम बना है, तो मालूम है ना, तुमने पढ़ा होगा क्लास 9 में सब चीजें। सर हाँ बोलो सर, MEV क्या होता है? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी का एक यूनिट है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके सर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट तुमने पढ़ा होगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 10⁻6 मल्टीप्लाई कर दो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर एटॉमिक बम बना रहा है इस कॉन्सेप्ट को यूज करके। और यहाँ पे क्या बनेगा, कौन सा बम बना है बेटा, तो मालूम है? थर्मोन्यूक्लियर हाइड्रोजन बम, ठीक है। यूएसए के पास है हाइड्रोजन बम। तो हमें मालूम है कि जो सोलर एनर्जी मिलता है कैसे मिलता है, वहां पर क्या होता है बेटा, सन पर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है ना। तो न्यूक्लियर फ्यूजन से हमें सोलर एनर्जी मिलता है, ठीक है। तो जो न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन है इसके बारे में डिटेल में पढ़ लेना, एनसीईआरटी में दिया गया है, ठीक है। तो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, इसमें जो डाउट है पूछ सकते हो आप कहीं पे, अगर कोई डाउट तुम्हें लगे कि हाँ ये समझ में कम आया उसको पूछ सकते हो। सर वैसे नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट करेंगे? नेक्स्ट क्लास में हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट होगा, ठीक है ना सर, ये पूछना था ऑर्गेनिक हम कब तक शुरू कर देंगे सर, मतलब स्कूल में बहुत आगे बढ़ गए इसलिए पूछ रहा था। ऑर्गेनिक तो लास्ट फेज में, ऑर्गेनिक बहुत टाइम बाद स्टार्ट होगा, लास्ट फेज में, फेज 6 में पूरा का पूरा फिजिकल पूरा का पूरा इनऑर्गेनिक खत्म हो जाएगा। तो हम तो एनसीईआरटी पे ही चल रहा है बेटा, एनसीईआरटी इसी सीरीज में दिया गया है। एनसीईआरटी में जो पहला टॉपिक आ रहा है बेटा वही पढ़ाया जा रहा है ना। एनसीईआरटी जो फर्स्ट बुक है इसमें सब टॉपिक दिया गया है, तो फर्स्ट बुक से हम लोग चल रहे हैं। इसके बाद सेकंड बुक आएगा, तो सेकंड बुक में पहले ये सब दिया गया जो चीज़ें सब कंप्लीट होगा, उसके बाद ऑर्गेनिक स्टार्ट होगा। ऑर्गेनिक पूरा लास्ट में है। और भी किसी स्कूल में ऑर्गेनिक चल रहा है बेटा? कल तुम्हारे स्कूल में, तुम्हारे स्कूल में चल रहा है? सर खत्म भी हो गया, खत्म भी हो गया। तो मतलब 2-3 लोगों के स्कूल में चल रहा है, बाकी लोगों के पास नहीं चल रहा है। बाकी लोगों के स्कूल में या वहां भी चल रहा है? नहीं चल रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किस स्कूल में हो गया बेटा? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सर मेरे स्कूल में हो गया। सर मेरे स्कूल में हो गया। अच्छा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बाकी। और सॉलिड स्टेट पढ़ाया गया तुमने उस स्कूल में? सॉलिड स्टेट यस सर। नहीं सर, नो सर, नहीं पढ़ाया गया? नो सर, नहीं पढ़ाया गया। यस सर, पढ़ाया गया। कुछ लोगों ने पढ़ाया, कुछ लोगों ने नहीं स्टार्ट किया गया, ठीक है, बाद में बताया जाएगा। सॉलिड स्टेट भी पढ़ना तुम लोगों को यहाँ पर, ठीक है। जो तुम लोग 11th पढ़ा नहीं है सॉलिड स्टेट, तब 12th में पढ़ना पड़ेगा। जो टॉपिक तुमने वहाँ छोड़ दिया था उसको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अब तुम लोगों को इस पेज में वो इस पेज में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ना है और सॉलिड स्टेट पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट पेज में इतना भी इनऑर्गेनिक है, सब इनऑर्गेनिक नेक्स्ट पेज पढ़ना है। मतलब जो पी ब्लॉक एलिमेंट है, पी ब्लॉक पूरा पूरा पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट है ना, मेटलर्जी और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री,
ये सब चीज़ें तुम्हें पढ़ना है नेक्स्ट फेज में, फेज 5। ये फेज 4 चल रहा है बेटा, फेज 5 में पढ़ना है पी ब्लॉक एलिमेंट, डीएनएफ ब्लॉक, मेटलर्जी, कोर्स एंड मेटलर्जी, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड्स मतलब ट्रांसमेटल एलिमेंट्स, ठीक है। और कुछ छूट रहा है इनऑर्गेनिक में? जितना भी इनऑर्गेनिक था सब तुम्हें इसी पेज पे पढ़ना होगा, जो भी छूटा गया होगा उसको। यहाँ पर एक और छूटा, यहाँ पर है वो जो एक्सपेरिमेंट करते हैं स्कूल में, ठीक है, क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस ये पढ़ना है। फिर उसके बाद हम लोग आ जाएंगे ऑर्गेनिक पर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर तुम लोग चाह रहे हो तो मैं इसको फेज 3 में कर दूं, ऑर्गेनिक को फेज 4 में कर सकता हूँ। ये सर आप ऑर्गेनिक पहले करा दीजिए सर, इनऑर्गेनिक बाद में करा देना। तुम्हारे से बाकी लोगों को भी तो रेडी होना चाहिए बेटा। यस सर। देखेंगे देखेंगे पहले क्या सुटेबल होगा तो उसको हम लोग करा देंगे, क्योंकि इसमें पूरा पूरा इनऑर्गेनिक है। और एक केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ठीक है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। उसके बाद मेटलर्जी है, डीएनए ब्लॉक है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, ये पूरा पूरा इनऑर्गेनिक है, ठीक है। तो पूरा पूरा इनऑर्गेनिक तुम्हें नेक्स्ट पेज में पढ़ना है। केवल एक तुम्हें इंटरेस्टिंग टॉपिक मिलेगा जहाँ पर तुम्हें कुछ कम मेमोराइज करना पड़ेगा, वो है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ठीक है। और बाकी सब तो ठीक है सर। जो आपने अभी क्वेश्चन दिया था बेटा, इसके बाद जो टॉपिक है आंसर क्या था? क्वेश्चन दिया नहीं था मैंने, है ना। ये क्वेश्चन बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। आंसर दिया गया बेटा, यहाँ पर जो हाईलाइट दिख रहा है बेटा, ये इसका आंसर है। आगे क्या तुम्हारा? नहीं सर, मतलब 6000 की रेंज में कुछ आ रहा है। ओके सर ऑर्गेनिक के लिए कौन सी बुक अच्छी है? ऑर्गेनिक बेटा मैंने बताया था कि तुम ओपी टंडन ले सकते हो, ठीक है। कोई भी इंडियन ऑथर का बुक ले दो, ओपी टंडन, क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने लिया है, तुम उसको ले सकते हो। ओपी टंडन टेक्स्ट बुक के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। या फिर तुम उसका ले सकते हो बेटा, एक है MS चौहान का बुक, है ना, उसको ले सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से जो ओपी टंडन है बढ़िया लिखा गया है, ठीक है, उसमें सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। ओपी टंडन कुछ अलग से तुम्हें ढूंढना नहीं पड़ेगा, तो ओपी टंडन तुम ले लो, ठीक है सर। और जो मैं क्लास में बताऊंगा उसको तुम यहाँ पर देखते रहोगे, वही पढ़ना बेटा। जो पढ़ाऊंगा उसको वहाँ पर रेफरेंस के फॉर्म में तुम्हें लेना होगा, ठीक है। पूरा पूरा मत लेना, जितना बुक में दिया गया सब नहीं पढ़ना तुम्हें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जितना मैं बताऊंगा उतना ही पढ़ना होगा। तो ओपी टंडन बेटा ले लो, उसमें सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा, पूरा पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म तुम्हें मिल जाएगा, है ना। और पूरा डिटेल में अच्छे से एक चीज को एक्सप्लेन किया गया है। लास्ट में क्वेश्चन में लिखा गया है टेक्स्ट बुक में। तो टेक्स्ट बुक की बात करो, टेक्स्ट बुक में ओपी टंडन बेस्ट है, ठीक है। तो ओपी टंडन ले लो। ओके सर, थैंक यू। और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा। ओके बाय।